हेलो। यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है विराम चिन्ह। आज हम लोग ये जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि विराम चिन्ह की आवश्यकता क्या है हिंदी में। चलिए हम लोग वीडियो की ओर चले। विराम चिन्ह का प्रयोग और जो नियम है, तो सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ उठता है कि विराम चिन्ह की आवश्यकता क्या है। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है आराम, रुकना या ठहरना। जीवन की दौड़ में हर मनुष्य को कहीं न कहीं रुकना या ठहरना भी पड़ता है। व्यक्ति जब काम करते करते थक जाता है तब उसकी मानसिक दशा को आराम की आवश्यकता होती है। सभी लोगों को आराम की आवश्यकता होती ही है। तो ऐसे समय में हर व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा विराम लेता है। आराम ही विराम का दूसरा नाम है। हर व्यक्ति को आराम की आवश्यकता पड़ती है। साधारण जीवन में भी आराम की आवश्यकता पड़ती ही है। ऐसा क्यों होता है, ये भी हमारे मन में एक प्रश्न उठता है। ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति काम करते करते जब थक जाता है तब उसकी मानसिक दशा की जो गति होती है वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, इसलिए उसे भी आराम की आवश्यकता होती है। लेखन कार्य में चाहे लेखक हो या कोई भी व्यक्ति जब लेखन कार्य करते हैं उस समय उनकी मानसिक दशा जो होती है वो एक विशेष अवस्था में होती है। ऐसे समय में वे दौड़ते नहीं हैं बल्कि वे रुकते हैं। उन्हें विराम की आवश्यकता होती है। पहले वे ठहरते हैं, फिर वे आराम करते हैं। तो यहाँ हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं कि हिंदी में विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों है, कहाँ है। तो हिंदी में विराम चिन्ह की आवश्यकता इसलिए होती है कि जब हम लोग लेखन कार्य करते हैं तो यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो भी हम लोग लेखन कार्य करते हैं उसमें अस्पष्टता नहीं दिखाई देगी और वाक्य जो हैं वे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, आपस में उलझ जाएंगे, जिससे वाक्य का या जो भी लेखन कार्य किया जा रहा है उसका भाव, उसका विचार हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और हिंदी में, या ये कह सकते हैं कि हिंदी में विराम चिन्ह की आवश्यकता है। अब हिंदी में विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, उसके बारे में जानेंगे। तो जो विराम चिन्ह है उसमें सबसे पहला जो है पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम किसे कहते हैं? पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरा रुकना या ठहरना। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। अब विराम चिन्ह पूर्ण में जो पूर्ण विराम है तो ये इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि जब भी कोई भी वाक्य हम लोग पढ़ते हैं या लिखते हैं तो जब वह वाक्य पूरा हो जाए या विचारों का तार या लय जैसे हम लोग कहेंगे बिल्कुल टूट जाए, वहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। पूर्ण विराम का जो सिंबल है ये है। कहाँ लगाते हैं? जब वाक्य खत्म हो। ठीक है, जैसे लड़का, वह लड़का है, तो वह लड़का है, यह क्या है? एक वाक्य है और यह वाक्य क्या है? पूर्ण हो चुका है, यह अधूरा वाक्य नहीं है। दूसरा है मैं आदमी हूँ, यह भी वाक्य क्या है? पूरा है। तो जहाँ वाक्य पूरा, यह हाथी है, यह भी वाक्य पूरा है।
तो जहाँ वाक्य पूर्ण होता हुआ दिखे या विचारों का लय बिल्कुल टूट जाए, वहाँ पे पूर्ण विराम लगाया जाता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वे क्या करते हैं, जब लेखन कार्य करते हैं तब, जैसे आप मुझे नहीं जानते, ये कॉमा को हम लोग अल्पविराम कहते हैं हिंदी में। महीने में 2 दिन ही व्यस्त रहा हूँ। तो यहाँ पहला जो ये वाक्य है, आप मुझे नहीं जानते, यह वाक्य अपने आप में क्या है, पूर्ण है, इसमें कोई लय दूसरे वाक्य से नहीं है। लेकिन अनभिज्ञतावश वे क्या करते हैं, कॉमा यानी अल्प विराम लगा देते हैं। तो ये व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है, गलत होता है। और महीने में मैं 2 ही दिन व्यस्त रहा हूँ, यह वाक्य भी अपने आप में पूर्ण है। तो 2 जहाँ वाक्य पूर्ण होते हैं वहाँ कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर, ये इसका एक नियम है। अब दूसरा जो है वह है अल्प विराम। तो अल्प विराम का शाब्दिक अर्थ होता है अल्प यानी थोड़ा रुकना। तो जहाँ पर या जिस वाक्य में हम लोग थोड़ी देर के लिए ठहराव करते हैं, रुकते हैं, उसे अल्प विराम कहा जाता है। जैसे निश्चय ही यह सत्य है, फिर भी वह एक अच्छा आदमी है, फिर भी हम लोग अल्प विराम डाले हैं। निश्चय ही, यहाँ भी अल्प विराम है, तो यहाँ हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो जहाँ अल्प विराम लगाया जाता है वो कहाँ पर लगाया जाता है, जब भी वाक्य, कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य के अंतर्गत पर, इसी से, इसलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, यदि ये सारे शब्द हैं बीच में, तब वहाँ पर हमें अल्प विराम लगाना पड़ता है। वहीं पर अल्प विराम लगाया जाता है जहाँ वाक्य के बीच में ये सारे शब्द होते हैं। जैसे यहाँ निश्चय ही, फिर भी, और, तो ये सारे शब्द हैं, यहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे राम पढ़ने में तेज है, इसी से लोग इसे चाहते हैं, इसी से, ठीक है। राम परिश्रमी है, इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं। फिर क्योंकि, आप क्यों जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगता है, लेकिन वाक्य के बीच में हो तो वहाँ भी कॉमा लगाया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 3, योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह जो होता है यह कहाँ लगाया जाता है, जो भी कर्ता के ने चिन्ह होते हैं तो उसमें संबंध कारक में, जैसे का, के और की, ये सारे जो शब्द होते हैं, या कर्ता के ने चिन्ह का जहाँ पर लोप होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, वहाँ पर, या विपरार्थक शब्द के बीच में योजक चिन्ह क्या है, ये हाइफन, जिसे हम लोग इंग्लिश में हाइफन करते हैं, हाइफन लगाया जाता है। जैसे माता, पिता, तो हम इसको जब अलग अलग करते हैं तो इसमें किसका लोप है, और का, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। तो यहाँ पर हम लोग भाई और बहन यदि लिखते हैं तो हम लोग बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह से विपरार्थक शब्द में आकाश, पाताल, बीच में हाइफन, दिन, रात,
ये सारे क्या है, विलोम। दिन रात, सुबह शाम, इस तरह से जहाँ पर विलोम शब्द हो वहाँ पर भी हम लोग हाइफन लगाते हैं। क्लियर। अब क्या होता है, नेक्स्ट होता है, और अभी वर्तमान समय में ये होता है कि जैसे नगर है, संस्थाएं हैं, समितियां हैं, आयोग है, ऐसे समय में क्या करते हैं हम लोग, अभी योजक चिन्ह नहीं लगाया जा रहा है। जैसे नेहरू पुरस्कार, तो इसमें योजक चिन्ह नहीं है। नेक्स्ट है पटेल कॉलेज, ये क्या है, एक संस्था है, पढ़ाई की संस्था है, लेकिन इसमें योजक चिन्ह नहीं लगाया गया है। तो अभी योजक चिन्ह प्रायः कम लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल ये है। प्रश्नवाचक में जब कोई भी प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या आप पटना से आए हैं, क्या आप खाना खा लिए। तो इस तरह से जहाँ भी क्या, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ पर हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक, जहाँ पर हर्ष, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा का वातावरण हो जाता है, वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये जो चिन्ह होते हैं ये इसका सिंबल है। क्लियर। यदि हर्ष का है तो उसमें हम लोग खुशी प्रकट करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ तूने बहुत अच्छा किया कि इतने अच्छे नंबर से तुम पास हो गए, तुम्हारा रिजल्ट 100% है। तो इसमें क्या है, हमारी खुशी प्रकट हो रही है। इसी तरह से नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में ये दो रूप होते हैं। पहला जो रूप होता है वो ब्रैकेट के अंदर ये ऐसे किया जाता है, और दूसरा जो रूप होता है वह है ऐसा। तो इसको हम लोग इकहरा कहते हैं, इकहरा, और इसको हम लोग कहते हैं दोहरा। ठीक है। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यही है कि जब यदि हम किसी महान ग्रंथ का नाम लिखते हैं, जैसे रामायण, रामायण यदि लिखे हैं तो ये हमारा उद्धरण चिन्ह है, ऐसे लिखेंगे। और किसी भी पात्र के कथन को यदि हम लोग लिखते हैं तो हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है, विराम चिन्ह के रूप कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है। अब सबसे खास या विशेष बात यहाँ क्या है कि अब ये जो ट्रिक है वो ट्रिक मैं बता रही हूँ। जैसे वाक्य पूरा हो जाए वहाँ हम लोग पूर्ण विराम लगाएंगे। ये पूर्ण विराम का साइन है। जहाँ पर नामों का नाम आए, जैसे राम, श्याम, रमेश, सीता, गीता, ऐसे यदि नाम आते हैं तो नामों के बीच में हम लोग
अल्प विराम, ऐसे कॉमा लगाते हैं। क्लियर? जब किसी से हम प्रश्न करते हैं तब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और जब प्रश्नकर्ता जो है वह उत्तर की आशा नहीं रखता है। क्लियर? नेक्स्ट है विस्मय दिबोधक, जहाँ हर्ष, खुशी, भय, घृणा का वातावरण हो, वहाँ पर विस्मय से लोग बोलते हैं। तो विस्मय का ये सिंबल है। नेक्स्ट है उदाहरण चिन्ह। ये दो प्रकार के हैं। विशेष ग्रंथ वगैरह को हम लोग इकहरा में लिखते हैं, और यदि किसी पात्र के कथन को लिखना रहता है तो उसे हम लोग दोहरा उदाहरण चिन्ह के अंतर्गत लिखते हैं। ये हमारा ट्रिक है, इस ट्रिक को हमें याद रखना है। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर अवश्य ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।